हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 23 अगस्त 2026 आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में कि उसके आंसर राइटिंग पढ़ते हैं कि जैसे पीटी प्लस मैथ्स के लिए आंसर राइटिंग दिया गया है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से। इसमें पहला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। होमोज जल मरुमध्य स्टेट ऑफ होमोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में आप जानते हैं कि इसका ए हो जाएगा आंसर। ओमान और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। तो उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर ओमान या संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। तो ये आइए पढ़ते हैं, इसका आंसर दोनों सही है। इसमें क्या बोला गया है कि पहला है कि उत्तरी तट पर ईरान है और दक्षिणी तट पर क्या है, ओमान है। देखते हैं सबसे पहले मैप में। तो उत्तरी तट पर यहाँ दिखाया गया है कि दोस्तों उत्तरी तट पर ईरान है और दक्षिणी तट पर ओमान है। दक्षिणी तट पर दिखाया गया है ओमान दिखाया गया है। तो ये स्टेट ऑफ होमोज आप इसको देखना, ये उत्तरी तट पर ईरान है, दक्षिणी तट पर ओमान है। ये स्टेट ऑफ होमोज के बीच ये दिखाया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि उत्तरी तट पर ईरान है और दक्षिणी तट पर ओमान और तथा संयुक्त राज्य अमीरात ये यू है। तो एयू संयुक्त अरब अमीरात भी यहाँ दिखाया गया है। एयू संयुक्त अरब अमीरात या नीचे यहाँ दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है। आइए पढ़ते आगे पढ़ते हैं। इसमें दोनों सही था कि अगला है क्वेश्चन कि वैश्विक व्यापार के संदर्भ में या पारस्परिक टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है। इसमें ये दिखाया गया कि दोस्तों कि इसमें बोला दक्षिणी तट पर ये यूएई दिखाया गया है और ओमान दिखाया गया है ये दक्षिणी तट पर, और उत्तरी तट पर ये ईरान दिखाया गया है। ये इसके ऊपर ये यहाँ कतर हो गया, इसमें ये दिखाया गया है। दूसरा है वैश्विक व्यापार के संदर्भ पर या पारस्परिक टैरिफ जैसे प्रोकल शब्द क्या अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो दो का आंसर हो जाएगा, या दो का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। कि इसमें क्या बोला गया है कि जैसे टैरिफ पारस्परिक टैरिफ के रिलेशन या एक देश द्वारा दूसरे देश की आयात पर उतना ही शुल्क लगाना जितना दूसरा देश उसके उत्पाद पर लगाता है, तो उसमें पारस्परिक टैरिफ उसको कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, आपकी एग्जाम पूछा। पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि जो क्या होता है, एक देश दूसरे देश के आयात पर जितना शुल्क लगता है उतना ही दूसरे देश उत्पादों पर लगाया जाता है, उसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। तो पारस्परिक टैरिफ का अर्थ है कि व्यापार में इसका सीधा मतलब है कि जैसे को तैसा नीति से है। जब एक देश, मान लीजिए देश ए है, दूसरे देश बी है, तो उसे से आने वाले सामानों पर टैक्स या टैरिफ लगाता है, तो देश बी भी बदले में ए के सामान पर उतना ही शुल्क लगाया जाता है। जैसे ये आज की न्यूज़, जैसे कनाडा और अमेरिका के बीच, जैसे अमेरिका ने कनाडा पर शुल्क लगाया, टैरिफ शुल्क लगाया, तो उसमें बोला गया कि जो अमेरिका जो जितनी टैरिफ लगाया, कनाडा भी उसके आयातित सामान पर उतना ही टैरिफ लगा दिया गया। तो उसमें आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बराबरी या निष्पक्षता लाना है, ताकि कोई एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर एक तरफा भारी टैक्स ना थोप सके। इसका हो जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में पढ़ ली। आइए पढ़ते अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है जीएस पेपर 2 और 3 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अर्थव्यवस्था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव एवं प्रमुख शक्तियों के बीच व्यापारिक या संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास या पूर्वानुमान के लिए दोहरे जोखिम उत्पन्न करते हैं। विश्लेषण कीजिए 250 शब्द की भूमिका। वर्तमान में अमेरिका ईरान गतिरोध या भारत अमेरिका व्यापारिक वर्तमान में टैरिफ के खतरों का संक्षिप्त परिचय दें। मुख्य भाग पश्चिम एशिया संकट या जैसे होमो जल मार्ग का विवाद और भारतीय ऊर्जा सुरक्षा। कच्चे तेल की कीमतों जैसे 90 प्लस डॉलर प्रति बैरल का जोखिम जो प्रवासियों पर कैसे असर डालेगा, स्पष्ट करें। मुख्य भाग 2 कि अमेरिका पारस्परिक टैरिफ या फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र पर लगने वाले शुल्कों के कारण भारतीय निर्यात और घरेलू विनिर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें, और भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सकारात्मक अंतर दें। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। औद्योगिक संबंध या संहिता या आईआर कोड 2020 और उद्योगों की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है 1978 के बेंगलोर वाटर सप्लाई मामले का ट्रिपल टेस्ट के केवल पुराने निलंबित औद्योगिक विवादों पर लागू होगा, और संप्रभु कार्य या सोवरेन या फंक्शन को छोड़कर राज्य द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी गतिविधियों अनिवार्य रूप से नए आईआर कोड के तहत उद्योग मानी जाएगी। इसका पहला सही, दूसरा गलत है। इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबित मामले में या बेंगलोर वाटर सप्लाई का सिद्धांत लागू रहेगा। दूसरा गलत है, क्योंकि नए आईआर कोड 2020 के अपने स्वतंत्र प्रावधान है, और इसके तहत या धर्मार्थ या परोपकारी संस्था या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जिसके लिए कोर्ट का पुराना फैसला। इसमें दूसरा बोला गया संप्रभु कार्यों जैसे सोवरेन फंक्शन को छोड़कर राज्य द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी गतिविधियों अनिवार्य रूप से नए आईआर कोड के तहत उद्योग मानी जाएगी। तो दूसरा गलत है। इसमें क्या बोला कि दूसरा गलत है, आईआर कोड के अपने स्वतंत्र प्रावधान और इसके तहत धर्मार्थ या परोपकारी संस्था या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जिसके लिए कोर्ट का पुराना फैसला बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरा गलत है, पहला सही है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट पुराने लंबित उद्योग के विवादों पर लागू होगा। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि समान अध्ययन जीएस पे 2 और राज्य व्यवस्था एवं शासन
कि भारतीय श्रम कानून एवं औद्योगिक विवादों के समाधान में या उद्योग या इंडस्ट्री शब्द की व्याख्या लंबे समय से न्यायिक और विधायी अंतर्विरोध का केंद्र रही है। हाल ही के न्यायिक निर्णय और औद्योग यौगिक संबंध संहिता 2020 के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 अंक है कि भारतीय संविधान के तहत श्रम संवर्ती सूची या कंपोनेंट लिस्ट का विषय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों का पीठ ने उद्योग की परिभाषा से जुड़े दर्शकों या पुराने विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया है। बॉडी है कि न्यायिक दृष्टिकोण या 1978 बनाम 2026 बेंगलोर वाटर सप्लाई मामले के ट्रिपल टेस्ट या व्यक्ति व्यवस्थित गतिविधि या नियोक्ता कर्मचारी संबंध और माल सेवाओं का उत्पादन का महत्व समझाएं और संप्रभु कार्य सोवरेजन फंक्शन का सिद्धांत स्पष्ट करें कि राज्य द्वारा संचालित हर कार्य संप्रभु नहीं होता और कल्याणकारी जन कल्याण और व्यापारिक कार्यों में अंतर होना जरूरी है। विधायी सुधार IR कोड 2020 नए कोड के तहत दी गई परिभाषाओं पुरानी निर्णयों से इसके अलगाव जैसे चैरिटेबल ट्रस्टों को बाहर रखना की चर्चा करें। चुनौतियां पुराने लंबित मामलों में श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण और नए कानून के लागू होने के बाद पैदा होने वाली प्रशासनिक अनिश्चितताएं। निष्कर्ष है कि एक संतुलित निष्कर्ष दें कि यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिक कल्याण लेबर वेलफेयर के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि विदेशी मुद्रा या अनिवासी बैंक या FCNRB खातों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। FCNRB खातों में जमा केवल विदेशी मुद्रा में ही बनाए रखा जा सकता है। दूसरा है भारतीय कर कानूनों के तहत अनिवासियों द्वारा इन खातों पर अर्जित ब्याज को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है। इन खातों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों में ही खोला जा सकता है। इसमें पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। FCNRB खाते पूरी तरह विदेशी मुद्रा में होते हैं और इस पर मिलने वाले ब्याज या टैक्स फ्री होता है। हालांकि इसे निजी या सार्वजनिक विदेशी बैंक सभी संचालित कर सकते हैं। तीसरा कथन गलत है। इसमें बोला कि इन खातों केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों में ही खोला जा सकता है। तीसरा गलत है। उसमें बोला गया कि FCNR की जमा केवल विदेशी मुद्रा में ही बनाए रखा जा सकता है और भारतीय कर कानूनों के तहत अनिवार्य द्वारा इन खातों पर अर्जित ब्याज को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के नए संशोधित ढांचे के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित संस्थानों के लिए बिना सरकारी मंजूरी के अधिकतम कितने प्रतिशत गैर नियंत्रणकारी लाभकारी स्वामित्व नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओवरशिप की अनुमति दी गई है। तो उसमें 10% दिए है। मार्च 2026 में भारत में सरकार ने भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित विदेशी संस्थानों को भारत में 10% तक की गैर नियंत्रणकारी निवेश करने की अनुमति दी थी तो ताकि रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करते हुए पूंजी प्रवाह को बढ़ाया जा सके। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक भू राजनीतिक तनाव जैसे पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू मुद्रा को स्थिर करने में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और बाह्य बफर्स एक्सटर्नल बफर्स की क्या भूमिका है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए मौद्रिक उपायों के आलोक में चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 संख्या है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण रुपये पर पड़ने वाले के दबाव का उल्लेख करें और कुछ मुख्य भाग RBI की या फॉरेक्स या स्वैप विंडो की भूमिका को स्पष्ट करें जिससे बाजार में तरलता को संतुलित किया और 72.85 बिलियन डॉलर को आमद सुनिश्चित की और 716.90 बिलियन के रिकॉर्ड को दी। विदेशी मुद्रा भंडार के महत्व को समझाएं जो आयात बिलों के भुगतान और वैश्विक झटकों या ग्लोबल शॉक के खिलाफ भारतीय संप्रभुता की रक्षा करता है। FCNRB के माध्यम से प्रवासी या पूंजी जुटाने की रणनीति का उल्लेख करें। निष्कर्ष निकाले कि मजबूत व्यापक या आर्थिक संकेत या माइक्रो इकोनॉमिक बफर और सक्रिय मौद्रिक नीतियां भारत को वैश्विक विपरीत या परिस्थितियों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती या प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रही है। अगला है कि वन चैलेंज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से किससे है। इसका हो जाएगा तो पहला का आंसर बी हो जाएगा कि इसमें दुनिया की खराब और कटी हुई भूमि या डिग्रेडेड या डिफॉरेस्टेड लैंड को बहाल करना। इसमें क्या बोला गया वन चैलेंज को हाल ही में समाचारों में देखा गया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसमें बी हो जाएगा आंसर। आइए व्याख्या करते हैं कि वन चैलेंज एक वैश्विक प्रयास है जिसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया की 350 मिलियन हेक्टेयर खराब और वनों से कटी भूमि को बहाली के दायरे में लाना और भारत ने इसके तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल करने का संकल्प लिया है। अगला है इसमें बोला कि दुनिया की खराब या कटी हुई भूमि डिग्रेडेशन को बहाल करना जो वन चैलेंज के अंतर्गत आता है। अगला है या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों इको सेंसिटिव एरिया ESA के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। इसमें बोला गया कि पश्चिमी घाट के ESA मसौदे में भारत के 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है और किसी क्षेत्र को ESA घोषित करने के बाद वहाँ सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है कि बोला कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा गलत है। ESA में केवल प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे खनन या बड़े उद्योग पर प्रतिबंध लगाया है। स्थानीय कृषि या दैनिक आजीविका गतिविधियों की अनुमति विनियमित रूप से होता है। इसमें बोला गया है
कि किसी क्षेत्र को ESA घोषित करने के बाद वहाँ सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी। दूसरा गलत है, इसमें बोला गया कि दूसरा गलत है, ESA की केवल प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे खनन, बड़े उद्योगों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन स्थानीय कृषि और दैनिक आजीविका गतिविधियों की अनुमति विनियमित रूप से होता है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 3 इन्वायरमेंटल एंड ज्योग्राफी से 10 अंक हैं, 150 शब्द हैं। भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन केवल मरुस्थलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और जैविक उत्पादकता में गिरावट है। भारत में भूमि क्षरण या तटस्थता या लैंड डिग्रेडेशन या न्यूट्रलिटी हासिल करने के मार्ग में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ की विवेचना कीजिए। भूमिका है, भूमि क्षरण को परिभाषित करें और वन चैलेंज के तहत भारत के 26 MHA बहाली के लक्ष्य का उल्लेख करें। बॉडी में चुनौतियां हैं, टिकाऊ भूमि प्रबंधन की कमी और अत्यधिक रसायन कृषि और भूजल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली सूखा बाढ़ और जल सुरक्षा पर संकट, ग्रामीण आजीविका का नुकसान और समाधान या सुझाव, जल संभर या वाटर शेड आधारित बहाली या एग्रो फॉरेस्ट या कृषि वानिकी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की सतत निष्कर्ष है। कंक्लूजन, सतत विकास लक्ष्य जिसे SDG 15.3 3 भूमि क्षरण या तटस्थता की प्राप्ति के संकल्प के साथ उत्तर को समाप्त करें। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक, जनसांख्यिकी या सोशियो डेमोग्राफिक संकट बनता जा रहा है। तीव्र मौसमी घटना एक्सट्रीम वेदर इवेंट के संदर्भ में भारत की वृद्धि आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कि भूमिका है, हाल ही के वर्षों में बढ़ी या हीट वेव और बाढ़ की घटनाओं को भारत की जनसांख्यिकी तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी से जोड़ते हुए शुरुआत करें। और मुख्य भाग हैं कि बुजुर्गों पर विशिष्ट प्रभाव या कम आय या खराब स्वास्थ्य संरचना, अकेले रहने के कारण गतिशीलता में कमी और हीट स्ट्रोक का अधिक खतरा है। कि नीतिगत या खामियां, हमारी पारंपरिक या चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम सामान्य है, वे वृद्धों या दिव्यांगों जैसी संवेदनशील शरीरों को संरक्षित नहीं करती। आगे की राह, जापान के डिजास्टर या केयर मॉडल की तरह आपदा योजना में बुजुर्गों की मैपिंग करना और स्थानीय स्तर पर सहायता नेटवर्क बनाना। कि जलवायु अनुकूलन या क्लाइमेट एडेप्टेशन या रणनीतियों में समावेशिता या इंक्लूसिविटी को केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल दे। अगला है कि नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला में क्या बोला गया कि दोस्तों, इसमें जैसे कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक, जनसांख्यिक, सोशियो डेमोग्राफिक संकट बनता जा रहा है। कि मौसमी घटना या एक्सट्रीम वेदर के संदर्भ में की वृद्धि आबादी पर पड़ने वाले, तो उसमें बोला कि इसके मुख्य कारण तो जैसे हीट वेव, बाढ़ हो गया, जो दोस्तों भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई बुजुर्ग से जोड़ते हुए इसको शुरुआत करें। और उसके बाद इसके बाद इसके लिखेंगे बुजुर्गों को विशेष प्रभाव जैसे कम आय, खराब स्वास्थ्य संरचना, अकेले रहने के कारण गतिशीलता में कमी और हीट स्ट्रोक की अधिक खतरा। नीतिगत खामियां कि हमारी पारंपरिक या चेतावनी प्रणाली या अर्ली वार्निंग सिस्टम सामान्य है, वे वृद्धों या दिव्यांगों जैसी संवेदनशील श्रेणियों को लक्षित नहीं करती। कि जैसे जापान के डिजास्टर या केयर मॉडल की तरह आपदा योजना में बुजुर्गों की मैपिंग करना और स्थानीय स्तर पर सहायता नेटवर्क बनाना। तो जलवायु अनुकूलन या क्लाइमेट एडेप्टेशन या रणनीतियों में समावेशिता या इंक्लूसिविटी को केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल दे। अगला है कि नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे बोला गया कि नैनोमीटर पैमाने पर या पदार्थों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके स्थूल या बुल्क रूप से भिन्न हो सकते हैं और लक्षित दवा वितरण या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में नैनो कणों का उपयोग स्वास्थ्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना केवल प्रभावित कोशिका तक दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। कि नैनो कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका तीनों सही है। नैनो स्तर, इसमें बोला गया कि नैनो स्तर 1 से 100 nm पर पदार्थ के क्वांटम प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनके गुण बदल जाते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए स्वस्थ कोशिकाओं को बचाते हुए केयर या ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए IC या वैश्विक स्तर पर इस तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो स्विफ्ट बूस्ट LIN के मिशन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा कि एक पुराना हो चुके अंतरिक्ष टेलीस्कोप को सुरक्षित रूप से बचाने या उसकी कक्षा बढ़ाने का प्रयास। कि एक पुराने हो चुके अंतरिक्ष या टेलीस्कोप को सुरक्षित रूप से बचाने और उसकी कक्षा बढ़ाने का प्रयास। स्पष्टीकरण, नासा ने या बूढ़ी हो चुकी स्विफ्ट वेधशाला या स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के जीवन काल को बढ़ाने के लिए या कैटालिस्ट स्पेस के साथ मिलकर इस मिशन को डिजाइन किया था, जिसे सौर या तूफानों गतिविधियों के कारण उत्पन्न बाधाओं के चलते हाल ही में बंद कर दिया गया है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि नैनो या प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी की स्वास्थ्य सेवा या विशेष रूप से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के निदान और उपचार में किस प्रकार एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं के हालिया प्रयासों के आंकड़ों में चर्चा कीजिए। 250 पद की हैं। उत्तर की रूपरेखा हो जाएगा कि इंट्रो में हो जाएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करें और हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ISC द्वारा ओरल कैंसर के उपचार के लिए विकसित की गई नई नैनो आधारित दवा वितरण प्रणाली का संदर्भ दे और कैंसर उपचार में अनुप्रयोग या एप्लीकेशन इन कैंसर ट्रीटमेंट, लक्षित दवा या वितरण, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी या सीधे कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर वार
वार करती हैं, जिसमें या कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट जैसे बालों का झड़ना या कमजोरी कम होता है। जल्द ही पहचान या अर्ली डिटेक्शन की नैनो बायो सेंसर की मदद से कैंसर के ट्यूमर को बहुत शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा सकती है। और इमेजिंग में सुधार, नैनो कणों जैसे क्वांटम डॉट्स के उपयोग से ट्यूमर की सटीक मैपिंग की आसान हो जाती है। और भारत की चुनौतियाँ तो उच्च अनुसंधान और विकसित R&D लागत या क्लिनिकल ट्रायल में लगने वाला लंबा समय और नैनो कणों का जैव विषाक्तता जो बायोटॉक्सिसिटी की जांच के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। अगला है कंक्लूजन, इस बात पर जोर दें कि आत्मनिर्भर भारत और नेशनल नैनो मिशन जैसी पहलों के माध्यम से चिकित्सा या अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत कैंसर उपचार को किफायती और सुलभ बना सकता है। अगला है कि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है कि मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि GS/2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था। हाल ही के दिनों में वैश्विक व्यापार में या संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ युद्ध या टैरिफ वार की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के कारणों की समीक्षा कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 250 15 अंक है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 10% आयात शुल्क या जबरन श्रम के आरोपों को उल्लेख करें और उन कारणों को स्पष्ट करें जिनके कारण अमेरिका ने यह कदम उठाया, जैसे चीन से व्यापार या डंपिंग को रोकने का प्रयास या श्रम मानक, भारत के निर्यात या कपड़ा या तकनीकी क्षेत्रों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। भारत के पास यह उपलब्ध या नीतिगत विकल्प जैसे WTO में अपील या द्विपक्षीय वार्ता बताएं और निष्कर्ष एक संतुलित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ उत्तर समाप्त करें। अगला है अमेरिकी की राजनीतिक या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां में मेल इन बैलेट की बहस और भारतीय चुनावी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में मतदान प्रणाली और अमेरिकी मेल इन वोटिंग के अंतर को ध्यान में रखते हुए सही कथन चुनें। इसका आंसर कि बी हो जाएगा। इसका आंसर कि भारत में चुनाव मुख्य रूप से EVM के माध्यम से ही होते हैं और डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट की सुविधा केवल सेवा या मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों जैसे विशिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है। भारत चुनाव आयोग ECI की प्रणाली में EVM का व्यापक उपयोग होता है। अनुपस्थिति मतदाताओं या एब्सेंटी वोटर जैसे सशस्त्र बलों के जवान या चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक तो 85+ से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र पर घर से वोटिंग का प्रावधान है। अगला है जापान में हाल ही में आए भूकंप की तीव्रता और उसके भौगोलिक केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जापान की भूकंपीय विशेषता और रिंग ऑफ फायर के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका भी हो जाएगा। तो भूकंप मुख्य रूप से नानकाई या ट्रप क्षेत्र में आया था, जो प्रशांत और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण कन्वर्जेंस के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। जापान का नानकाई या ट्रप क्षेत्र की एक प्रमुख यह सबडक्शन जोन है, जहाँ फिलीपीन या सागर प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती हैं। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में भारी भूकंप या सुनामी आते रहे हैं। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ या आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम या फोर्स लेबर संबंधित नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अमेरिकी टैरिफ अधिनियम 1930 की धारा 307 या सेक्शन 307 भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के आधार पर सही कथन का चयन करें कि अमेरिकी टैरिफ अधिनियम 1930 की धारा 307 सेक्शन 307 जबरन श्रम द्वारा निर्मित वस्तुओं को अमेरिका आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। और ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ अमेरिका का टैरिफ या अधिनियम 1930 टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 धारा 307 किसी भी देश या जिसमें भारत सहित अन्य देश शामिल हो सकते हैं से जबरन या बाल श्रम फोर्स और इंडियन रेड लेबर द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करती है। हाल ही के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में श्रम मानकों पर अमेरिकी जांच बढ़ गई है। अगला है कि मेक इन इंडिया और भारत के वैश्विक व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि पिछले एक दशक में 2015 से 2026 भारत के कुल चीनी आयात में तैयार माल जैसे टेलीकॉम उपकरण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। भारतीय विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए भारत में निर्भरता बढ़ी है। इसका आंसर मेरे ख्याल से बी हो जाएगा। पहला गलत है कि आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि तैयार माल जैसे फिनिश्ड गुड्स के टेलीकॉम उपकरणों का हिस्सेदारी 18% घटकर 11% रह गई है। दूसरा बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की हिस्सेदारी 3.3% बढ़कर 13% हो गई है। इसमें पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि पिछले दशक में 2015 से 2026 तक कुल चीनी आयातों में तैयार माल जैसे टेलीकॉम उपकरण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वृद्धि तो पहला गलत है कि वृद्धि नहीं घटी हुई है चीनी आयात में के तैयार माल में। जैसे दूसरा है भारतीय विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ी है। दूसरा सही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 13% हो गई है। अगला है एथेनॉल या सम्मिश्रण या एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में उत्पादित होने वाले कुल एथेनॉल का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में चीनी के फीड स्टॉक गन्ने के रस से प्राप्त होता है। मक्का या मेज भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए एक प्रमुख अनाज आधारित स्रोत बनकर उभरा है।
पहला गलत है कि वर्तमान में उत्पादित एथेनॉल का केवल 1/4 25% हिस्सा ही चीनी फीड स्टॉक से आता है, जबकि 3/4 हिस्सा मुख्य रूप से मक्के और अनाज से आ रहा है। दूसरा सही है। तो पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि एथेनॉल सम्मिश्रण एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में कि भारत में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का अधिकांश हिस्सा चीन के फीड स्टॉक गन्ने से रस से प्राप्त होता है। तो मेज और मक्का एथेनॉल के लिए प्रमुख अनाज आधारित स्रोत बनकर उभरा है। दूसरा सही है कि उत्पादित एथेनॉल का केवल 1/4 25% हिस्सा ही चीनी या फीड स्टॉक से आता है, जबकि 3/4 हिस्सा के रूप से मक्के और अन्य अनाजों से आ रहा है। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जीएस पर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई नीतियां अभी भी कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं या इंटरमीडिएट गुड्स के लिए के बाहरी स्रोतों विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भर है। हालिया आंकड़ों के आलोक में इस कथन का समालोचना विश्लेषण कीजिए। 250-15 अंक की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीएस पर 3 की हालिया आर्थिक आंकड़ों से, जैसे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव या GTRI उधर हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विनिर्माण क्षेत्र के आत्मनिर्भरता की नीतियां घरेलू क्षमता बढ़ाने में आंशिक रूप से सफल रही है, लेकिन कच्चे माल, महत्वपूर्ण खनिजों और मध्यवर्ती वस्तुओं या इंटरमीडिएट गुड्स के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी एक बड़ी या रणनीति और आर्थिक चुनौती बनी हुई है। भारत के औद्योगिक आयात का 30% से अधिक हिस्सा अकेले चीन से आता है। कि निर्भरता के प्रमुख क्षेत्र और आंकड़े हैं कि दवा क्षेत्र से फार्मा सेक्टर। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन जेनेरिक दवाओं के लिए आवश्यकता सक्रिय दवा या सामग्री API का 70% से अधिक आज भी चीन से आयात होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत का कुल आयात हिस्सा चीन 43% है। मोबाइल और लैपटॉप या असेंबलिंग तो भारत में बढ़ी है, लेकिन इसके भीतर लगने वाले या इंटीग्रेटेड या सर्किट या IC या सेमीकंडक्टर कंपोनेंट मुख्य रूप से चीनी है। अगला है उसी का आंसर है कि हरित मॉडल आंसर है कि हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी में सौर मॉड्यूल उत्पादन के लिए आवश्यक सिलिकॉन या वेफर्स या 96.8% EV के लिए लिथियम आयन बैटरी 75.2% चीन का पूर्ण एकाधिकार है। और क्रिटिकल या मिनरल्स द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 6 महत्वपूर्ण खनिजों जैसे बिस्मथ 85.6%, लिथियम 82% और सिलिकॉन 76% के शोधन या रिफाइनिंग के लिए भारत पूरी तरह चीन पर निर्भर है। अगला है कि मौजूदा नीतियों जैसे PLI मेक इन इंडिया की सीमाएं, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन की कमी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन या PLI स्कीम योजना ने भारत को एक अंतिम असेंबलर या फाइनल असेंबलर को बना दिया, लेकिन अपस्ट्रीम या कच्चे माल या घटक या स्तर या विनिर्माण में देश अभी भी पीछे हैं। व्यापार घाटा। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $112.1 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो यह दर्शाता है कि हमारा घरेलू उत्पादन चीनी इनपुट पर ही टिका है। सकारात्मक पहलू दूसरा पक्ष है निर्यात में वृद्धि। इन चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग करके भारत मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड अंतिम उत्पादकों का निर्माण कर वैश्विक बाजारों में निर्यात बढ़ा रहा है। कि प्रशुल्क या टैरिफ का असर। सौर ऊर्जा या मोबाइल या कंपोनेंट के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आंशिक या प्रतिस्थापन या इम्पोर्टेड या सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई है। आगे की राह। भारत को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए या चाइना +1 रणनीति के तहत वियतनाम, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को विविधीकृत करना होगा। इसके अतिरिक्त या घरेलू स्तर पर घटक विनिर्माण या कंपोनेंट या मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI 2.0 या क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू खनन या रिफाइनिंग को युद्धस्तर स्तर पर बढ़ावा देना अनिवार्य है। अगला है कि राज्य व्यवस्था। दूसरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है दूसरा का पहले क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया दूसरे में कि राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थव्यवस्था GS/2 से लिया गया कि एक स्थिर भरोसेमंद या त्वरित न्यायिक प्रणाली किसी देश की आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रतिपादित न्याय या नोमिक्स की अवधारणा के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि न्यायिक सुधार किस प्रकार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा दे सकते हैं। 150 शब्द संख्या। आई पढ़ते इसका मॉडल आंसर। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा राज्य व्यवस्था में शासन एवं अर्थव्यवस्था GS/2 कि हाल ही में के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत द्वारा प्रतिपादित न्याय नोमिक्स की अवधारणा कानून के शासन रूल ऑफ लॉ जो आर्थिक समृद्धि के सीधे अंतर संबंधन को परिभाषित करती है। इसके तहत एक विश्वसनीय और त्वरित न्यायिक प्रणाली न केवल नागरिक को न्याय देती है, बल्कि यह आर्थिक लेनदेन की लागत या ट्रांसैक्शन कॉस्ट को कम करके निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है। न्यायिक सुधार कि अनुप्रबंधन या प्रवर्तन में तेजी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विवादों का त्वरित निपटाना, निवेशक और जोखिम में कमी, कि FDI में भारी वृद्धि, कि न्याय के सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और FDI के उत्प्रेरक अनुबंधनों का सुदृढ़ प्रवर्तन, इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। विश्व बैंक के व्यापार या सुगमता सूचकांक के अनुसार भारत अनुबंधन प्रवर्तन या विवाद सुलझाने में लगने वाले दिन में पीछे रहा है और व्यावसायिक या न्यायालय या कमर्शियल कोर्ट के सुदृढ़ीकरण से अनुबंधनों को लागू करने में निश्चितता या आएगी और जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
कि वैकल्पिक विवाद या समाधान ADR या मध्यस्थता मेडिएशन और सुलह को संस्थागत रूप देने से अदालतों का बोझ कम होगी और व्यापारिक या धारणाओं का समय व पैसा बचेगा और भारत एक वैश्विक या आर्टिट्रेशन हब बन जाएगा। न्याय की सुगमता या कंसिस्टेंट या एडजुडिकेशन, आर्थिक कानून जैसे दिवाला या दिवालियापन संहिता या IBC या कराधान पर त्वरित या सुसंगत या फैसलों से नीतिगत अनिश्चितता खत्म होती है, जो विदेशी या पोर्टफोलियो या प्रत्यक्ष निवेश या FDI के लिए ये प्राथमिक शर्त है। डिजिटलीकरण या ई-कोर्ट या अदालती प्रक्रियाओं के डिजिटल या पारदर्शिता होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रत्यक्ष सुधार होता है तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है। निष्कर्ष, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने रेखांकित किया और संस्थान विकास के बाद खड़ा किया जाने वाला या मचान या एस्केप फोल्डिंग नहीं है, बल्कि वे इसकी वास्तुकला या आर्किटेक्चर हैं। न्याय और नोमिक्स को धरातल पर उतारने के लिए न्याय के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण भारत को $5 ट्रिलियन से अधिक की स्थिर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे बड़ा सुधार होगा। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रीलिम्स के लिए कि फुकुशिमा या परमाणु संयंत्र समाचारों में रहे या ट्रिटियम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ और रेडियोधर्मी या समस्थानिक आइसोटोप है। इसकी अर्ध आयु या हाल्फ लाइफ लगभग 12.3 वर्ष होती है। यह परमाणु के साथ मिलकर या ट्रिटिएट या वाटर बनाता है, जिसे समान या निस्पंदन या फिल्ट्रेशन विधियों से अलग करना बहुत कठिन है। इसका आंसर पहला तीनों हो जाएगा सही, तीनों सही है कि ट्रिटियम हाइड्रोजन रेडियोधर्मी आइसोटोप हैं। यह पानी के अणुओं के साथ या रासायनिक रूप से आबद्ध बना लेता है और जिसे इसे एडवांस या लिक्विड या प्रोसेसिंग सिस्टम ALPS जैसी तकनीकों से भी पूरी तरह हटाना मुश्किल होता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन रेडियो आइसोटोप या पानी के अणुओं के साथ रासायनिक रूप से आबंधन कर लेता है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है GS पेपर 3 कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार अक्सर नाजुक परिस्थितियों या संतुलन की कीमत पर होता है। तो मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा अधीन उमियाम या झील के संदर्भ में की गई हालिया टिप्पणियों के आलोक में सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के उपायों की विवेचना कीजिए। 250 15 अंक की है कि भूमिका इंट्रोडक्शन है कि उमियाम या झील प्रदूषण या मेघालय हाईकोर्ट के हालिया हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें कि पर्यावरणीय चुनौतियां अनियंत्रित पर्यटन या पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे हवाई या बांध के कारण भूस्खलन, जैव विविधता का नुकसान। तो आर्थिक आवश्यकताएं, पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार सृजन और राजस्व के लिए पर्यटन एवं कनेक्टिविटी का महत्व, समाधान आगे गिरा, पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA का कड़ाई से पालन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और नेचर बेस्ड सोल्यूशन या नेचर बेस्ड सोल्यूशन को नीति निर्माण में शामिल करना। और निष्कर्ष है कि सतत विकास लक्ष्य SDG 15 भूमि पर जीवन का संदर्भ देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष दें। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है सिगलोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गंभीर वायरल या संक्रमण है जो मुख्य रूप से यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह दूषित या भोजन या पानी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके उपचार के लिए या कार्योपेनम या कार्बेपेनम वर्ग की दवाओं को अंतिम विकल्प का या एंटीबायोटिक माना जाता है। इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। पहला गलत है कि सिगलोसिस एक बैक्टीरिया जीवाणु संक्रमण है, न कि वायरल या आंतों को प्रभावित करता है। दूसरा और तीसरा सही है। इसमें बोला गया कि सिगलोसिस एक वायरल संक्रमण नहीं है, एक बैक्टीरिया वायरल संक्रमण नहीं है जो आंतों को संक्रमित करता है। कि एक सिगलोसिस क्या एक बैक्टीरिया जीवाणु है, न कि वायरल या आंतों को प्रभावित करता है। दूसरा तीसरा सही है। इसमें दूसरा क्या बोला गया कि यह दूषित भोजन या कि पानी के माध्यम से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके उपचार के लिए ये कार्बोपेनम के वर्ग की दवाओं को अंतिम विकल्प का एंटीबायोटिक माना जाता है। दूसरा है कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम के प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। इसमें पहला है कि भूजल में इसकी उपस्थिति से पानी का रंग चमकीला पीला दिखाई दे सकता है। यह मुख्य रूप से ये चमड़ा उद्योग या टेनरीज और रासायनिक कचरे के अनुचित निपटान से उत्सर्जित होता है। कि दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में क्रोमियम या संदूषण के कारण यह हैंडपंपों का पानी पीला हो चुका है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसमें क्या बोला गया है कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम के प्रदूषण में निम्नलिखित कथनों क्या होता है कि इसके भूजल इसकी स्थिति में पानी का रंग चमकीला पीला दिखाई दे सकता है और यह मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग या टेनर और रासायनिक कचरे के अनुचित निपटान से उत्सर्जित होता है। इसका दोनों सही है। अगला पढ़ते हैं कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी GS पेपर 3 कि एंटी माइक्रोबियल या रेजिस्टेंस ये हमारे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य महामारी बनता जा रहा है। हाल ही में यह सीगेला या बैक्टीरिया में देखे गए या दवा या प्रतिरोध के आलोक में भारत में AMR के कारणों और इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। 250 15 की है। एंटी माइक्रोबियल या रेजिस्टेंस AMR और सीगेला बैक्टीरिया
कि एंटी माइक्रोबियल या रेजिस्टेंस या एमआरआई तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस और कवक दवाओं या एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध हो जाते हैं। हाल ही में यह सीगेला बैक्टीरिया जो गंभीर दस्त या पेचिश का कारण बनता है में बढ़ती दवा या प्रतिरोधकता ने इसे इसे एक मुख्य महामारी या साइलेंट या पेंडेमिक के रूप में स्थापित कर दिया है, जो वैश्विक सार्वजनिक या स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अगला है कि भारत में एएमआर के प्रमुख कारण या एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग, डॉक्टर की पर्ची के बिना या ओवर दी काउंटर एंटीबायोटिक दवाओं की आसान उपलब्धता, अपूर्ण उपचार या पाठ्यक्रम, मरीजों द्वारा दवाओं का कोर्स बीच में ही छोड़ देना, जिससे जीवित बच्चे बैक्टीरिया अधिक या प्रतिरोधी बन जाते हैं। और कृषि या पशुपालन में दुरुपयोग, डेयरी या पोल्ट्री या एक्वाकल्चर में विकास प्रमोटर या ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग। और औद्योगिक या पर्यावरणीय संदूषण, दवा निर्माण या इकाइयों या फार्मा क्लस्टर से निकलने वाले अनुपचारित या अपशिष्ट जल का निकायों में मिलना, कमजोर स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण, अस्पतालों और समुदाय में स्वच्छता की कमी के कारण प्रतिरोधी बैक्टीरिया का तेजी से फैलना। और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कमजोर स्वच्छता संक्रमण, जैसे अस्पतालों या समुदाय में स्वच्छता की कमी के कारण क्या होता है, प्रतिरोधी बैक्टीरिया का तेजी से फैल जाता है। तो एएमआर का राष्ट्रीय कार्य योजना एएमआर वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित, जिसका उद्देश्य मानव या पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर एएमआर को रोकना और अनुसूची H1 या शेड्यूल H1 नियमन। इसके तहत दवाओं को बिना पर्ची के बिक्री पर रोक लगाई गई है और इन दवाओं के लिए एक अलग या रजिस्टर रखना अनिवार्य है। रेड लाइन या अभियान, रेड लाइन या कैंपेन, एंटीबायोटिक दवाओं के पत्तों या स्ट्रिप पर लाल पट्टी लगाना ताकि उपभोक्ता या जागरूक रहे कि इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना। और निगरानी नेटवर्क आईसीएमआर या एएमआर सर्विलांस नेटवर्क के माध्यम से प्रतिरोधी बैक्टीरिया के रुझानों की निगरानी करना। और FSSAI के नियम और खाद्य पदार्थों, विशेषकर पशु मूल्य के भोजन में एंटीबायोटिक की सीमा तय करना। निष्कर्ष, सीगेला का बढ़ता प्रतिरोध इस बात का संकेत है कि अब तत्काल और कड़े कदमों की आवश्यकता और भविष्य की महामारियों से बचने के लिए वैश्विक सहयोग या कड़े नियामक परिवर्तन या जन जागरूकता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। अगला है कि ग्रामीण भूजल संदूषण या क्रोमियम संकट। इसका मॉडल आंसर से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था? इसका क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं भूगोल GS3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्टों के अनियंत्रित निपटान ने भूजल सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में हालिया क्रोमियम या संदूषण मामले का उदाहरण देते हैं। भूजल प्रदूषण के पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभावों की चर्चा कीजिए, इसके समाधान सुझाइए। 150 शब्द संख्या है। इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि ग्रामीण भूजल संदूषण या क्रोमियम संकट कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और अपशिष्टों के अवैज्ञानिक और अनियंत्रित निपटान ने भूजल सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे कानपुर या उन्नाव के चमड़ा उद्योग क्षेत्रों में क्रोमियम, विशेष रूप से हेक्सावेलेंट या क्रोमियम संदूषण इसका एक ज्वलंत या चिंताजनक उदाहरण है। या पर्यावरणीय प्रभाव की मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, दूषित भूजल से सिंचाई करने पर मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है और फसल उत्पादकता घटती है। या परिस्थिति तंत्र की क्षति, भारी धातुओं का जल चक्र में प्रवेश जलीय जीवन और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। और जैव संचयन, बायो एक्युमुलेशन, विषैले तत्व जैसे खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। और स्वास्थ्य प्रभाव, कैंसर का खतरा, हेक्सावेलेंट या क्रोमियम एक सिद्ध या कार्सिनोजन जिससे पेट या फेफड़ों का कैंसर होता है। तो त्वचा या श्वसन रोग, दूषित पानी के संपर्क में आने से अल्सर, त्वचा रोग या डर में टीसिस और सांस लेने में तकलीफ होती है। कि अंगों का नुकसान, लंबे समय तक ऐसे पानी के सेवन से लीवर, किडनी और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की विफल हो जाती है। कि समाधान उपाय इसमें क्या बोला गया है कि कठोर नियामक प्रवर्तन, जैसे केंद्रीय राज्य या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या CPCB या SPCB द्वारा प्रदूषण भुगतान करें। पोल्यूटर पे के सिद्धांतों को सख्त से लागू करना और केंद्रीकृत या अपशिष्ट उपचार या औद्योगिक समूह में या कस्टमर या एफ्लुएंट या ट्रीटमेंट प्लांट CTP की स्थापना और शून्य सरल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित करना। और बायोथेरेपी मेडिएशन की क्रोमियम जैसी भारी धातुओं को सोखने के लिए सूक्ष्म जीवों का विशिष्ट पौधों या फाइटो रेमिडिएशन का उपयोग करना। सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध और उपचारित सतही या जल पहुंचना। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव या PLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला और दूसरा सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना। और इस योजना कंपनियों को अतिरिक्त या इंक्रीमेंट बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। पहला दूसरा सही। तीसरा गलत है। नमस्ते योजना का संबंध या प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन से है, तो तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है। PLI योजना विनिर्माण बढ़ती बिक्री पर आधारित प्रोत्साहन मॉडल है, तीसरा गलत है, क्योंकि नमस्ते योजना का संबंध सफाई कर्मचारियों के यंत्रीकरण या पुनर्वास से है, न कि इलेक्ट्रॉनिक से है। इसमें बोला नमस्ते योजना इलेक्ट्रॉनिक से नहीं है, इसका संबंध सफाई कर्मचारियों और यंत्रीकरण पुनर्वास से है।
अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत का आर्थिक मॉडल यानी नियंत्रणकारी नीतियों से हटकर अब सक्षमता और प्रोत्साहन या इनेबलिंग या इंसेंटिव की ओर स्थानांतरित हो गया है। इकोनॉमिक्स या टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम 2026 में प्रधानमंत्री वक्तव्य के आलोक में चर्चा कीजिए और इस नीतिगत बदलाव ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे प्रभावित किया है। 250/15 की है उत्तर कि लाइसेंस राज्य के अतीत उत्पादन सीमा से अधिक होने पर सजा और वर्तमान आर्थिक की सुधारों जैसे पीएल योजना का संक्षिप्त परिचय दे। और मुख्य भाग है कि नियंत्रण के सक्षमता की ओर बदलाव के कारण नौकरशाही के दखल में कमी, व्यापार सुगमता रैंकिंग में सुधार और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा डीपीआई का एकीकरण। और मुख्य भाग 2 विनिर्माण क्षेत्र पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों का भारत आगमन, घरेलू मूल्य संवर्धन डीवीए में सुधार और चुनौतियां अभी भी गहरी मूल्य श्रृंखला एकीकरण, डीप वैल्यू चेन इंटीग्रेशन की कमी है, पूंजियों का आयात पर अधिक निर्भर होना आगे की राह कि भारत को केवल असेंबलिंग हब बनाने के बजाय घरेलू बौद्धिक संपदा आईपी और डिजाइन और आंतरिक विनिर्माण को मजबूत करना होगा। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।